ओके गाइस, वेलकम बैक टू हिंदी में बोल देता हूँ, बेइज्जती कम होगी। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है हमारी सोलो लेवलिंग की एक और वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सोलो लेवलिंग के सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो वर्ल्ड सिस्टम है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सोलो लेवलिंग का जो एक पर्टिकुलर वर्ड है सिस्टम, हम उस चीज का एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोगों को अगर नहीं पता कि सिस्टम क्या है तो ये वही चीज है जिसकी वजह से जिन्हों को इतनी सारी ताकतें मिली हैं। इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, किसको पटाओगे। देखो, सिस्टम को समझने से पहले तुम लोग को सबसे पहले जिन्वू और उसकी ताकतों को समझना पड़ेगा। अगर तुम लोग को जिन्वू ही नहीं पता कि कौन है तो ये वीडियो छोड़ दो, लाइक भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहली बात तो जिन्वू तुम सबको पता है, अगर सोलो लेवलिंग देखते हो तो। नहीं देखते हो तो शायद थोड़ा सा पता होगा, मैं नहीं बताने वाला तुम्हें अगर नहीं पता तो। जिन्वू की जो ताकतें हैं उनमें सबसे बड़ी ताकत है शैडो एक्सट्रैक्शन, जिसका मतलब है कि जिन्वू किसी भी अगर मरे हुए क्रिएचर के पास जाता है तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर वो उनको अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर सकता है। मतलब जिन्वू को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसमें वो अराइज बोलेगा और सामने वाले बंदे की जो शैडो है वो जिन्वू के साथ आकर शामिल हो जाएगी उसकी शैडो आर्मी में, और फिर उसी के लिए काम करेगी हमेशा के लिए। इस ताकत को कहते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन। और जो बंदा इस ताकत को परफॉर्म करता है, मतलब जिसके पास ये ताकत होती है, उस बंदे को कहा जाता है शैडो मोनार्क। और एक बात जान लो कि इससे पहले शैडो मोनार्क था ऐशबर्न, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी के साथ साथ जिन्हों के पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ, रीजनरेशन और इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री तुम लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ लो। इन्वेंट्री का मतलब वही है जो तुम लोग को इस वर्ड को सुन के समझ में आ रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ पर जिन्वू अपने आइटम्स को संभाल कर रख सकता है। इस जगह पर जिन्वू आइटम्स को खरीद तो नहीं सकता, लेकिन उनको स्टोर कर सकता है और कई बार उनको सेल भी कर सकता है, शायद पैसे या फिर कुछ माना के बदले। लेकिन ये जो इतनी सारी ताकतें हैं, इतनी सारे एडवांटेजेस हैं, वो जिन्वू को आखिर मिले कैसे? वो उसको मिले इस सिस्टम की वजह से। लेकिन एग्जैक्टली ये सिस्टम है क्या, इसका क्या मतलब है और ये कैसे शुरू हुआ और जिन्वू को ही ये क्यों मिला, बाकी किसी को क्यों नहीं मिला? तुम लोगों ने कभी ना कभी तो अपने आप से ये सवाल किया होगा सोलो लेवलिंग देखते टाइम कि आखिर जिन्वू में ऐसी क्या बात है जो बस यही बंदा लेवल अप कर सकता है। अब ये मत कहना कि वो मेन कैरेक्टर है। वेल वो है, लेकिन ये रीजन नहीं है। उसके पीछे का एक प्रॉपर रीजन दिया, मैं तुम लोग को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो पूरा देखना वीडियो। सिस्टम एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो जिन्वू को पावर्स और एबिलिटी देती है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। सिस्टम को समझने के लिए तुम लोग को 6 चीजें समझनी पड़ेंगी, जिनमें से सबसे पहली है अवेकनिंग। देखो, सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में, सीजन 1 के एपिसोड 1 में हम लोग को दिखाया गया था कि जिन्वू एक रेड में गया था और वहां पर उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए। उसने कहा था कि मैं तैयार हूँ इस डंजन के अंदर रहने के लिए, बदले में तुम सब अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। मुझे मरना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ई रैंक हंटर हूँ, तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो। लेकिन जिन्वू के इसी काम की वजह से उसकी अवेकनिंग हुई थी और उसको सिस्टम की ताकतें मिल गई थी। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंटरफेस, जो कि भाई इसी इंसिडेंट के तुरंत बाद हो गया था। जैसे ही जिन्वू ने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का सोच लिया था और कर ही दिया था, सब लोग बच के भाग चुके थे अपनी जान बचाकर, अभी जिन्वू मरने वाला था। एंड उसके मरने से ठीक पहले, कुछ सेकंड्स पहले, उसके सामने एक इंटरफेस अपीयर हो गया था जिसमें लिखा था डू यू वांट टू बी अ प्लेयर, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो, तुम्हें दूसरा मौका दिया जाएगा अपनी दोबारा से जिंदगी जीने का। उस टाइम पर जिन्वू ने यस पर क्लिक किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और उसको ये सारी ताकतें मिल गई। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है लेवलिंग अप, जिसका मतलब है कि इस सिस्टम की वजह से जो ताकतें अभी अभी जिन्वू को मिली हैं, उनकी वजह से जिन्वू लेवल अप कर सकता है। ये बिल्कुल एक गेम सिस्टम की तरह होता है जहाँ पर जिन्वू अपने एनिमीज को हराकर स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। वो जितने भी बार अपने एनिमीज को हराएगा, जितने भी बार उनसे जीतेगा, वो हर बार स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। लेवलिंग अप का एक मतलब ये भी है कि जिन्वू अपनी लाइफ में कहीं भी जा रहा है, कहीं भी वो किसी से भी लड़ रहा है, वो अगर किसी को हराता है और जीतता है तब भी उसका लेवल बढ़ जाएगा, वो अपने पुराने वर्जन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर आता है क्वेस्ट। अगर तुम लोग को क्वेस्ट का मतलब नहीं पता तो तुम लोग इतना समझ लो कि अगर जिन्वू को रियल लाइफ में कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा तो सिस्टम उसको खुद अपनी तरफ से ओपोनेंट्स बना कर देता है। वो एक अलग से डंजन्स क्रिएट करता है और फिर जिन्वू को बोलता है कि ये तेरे लिए टास्क है, उस डंजन के अंदर जा, उस बीस्ट को हरा और स्ट्रॉन्ग बनता जा। मतलब अगर तुम लोगों के अंदर आलस आ रहा है, तुम लोग नहीं चाहते किसी को हराना, नहीं चाहते किसी लड़ाई में पड़ना, तो सिस्टम तुम लोग को जानबूझकर किसी ना किसी लड़ाई में पड़ाएगा कि जाके लड़ उससे और स्ट्रॉन्ग बन जा। इसके बाद 5वां पॉइंट है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब ये है कि जिन्वू जब भी कोई फाइट लड़ता है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जाता, उसको एक ना एक रिवार्ड साथ में मिलता है। कई बार कोई चीजें होती हैं, कई बार कोई उसके पास हथियार आ जाते हैं, कई बार कुछ एक्सेसरीज आ जाती हैं, कुछ ना कुछ उसको रिवार्ड हर फाइट के बाद मिलता रहता है। और ये जो रिवार्ड्स हैं उसके काफी ज्यादा काम भी आते हैं। लाइक इन्हीं रिवार्ड्स की वजह से उसने अपनी माँ की जो बीमारी है उसको ठीक कर लिया था। और इसके बाद 6वां पॉइंट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जिन्वू अपने हथियार रख सकता है, कोई भी चीजें जो उसकी जरूरत की हैं एंड उसको बैटल में कुछ ना कुछ काम में आएंगी, उन सबको रख सकता है। एंड जो चीजें उसके पास हैं उनको सेल भी कर सकता है। अगर एग्जांपल देना हो तो अभी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में जब वो लोग उस रेड के अंदर गए थे, रेड गेट के अंदर, तब वहां पर जिन्वू को ठंड के कपड़े इजीली मिल गए थे, वो उसकी इन्वेंट्री में ही रखे हुए थे। लेकिन अब जो मेन स्टोरी है, जो सिस्टम का ओरिजिन है, वो यहाँ से शुरू होने वाला है। एंड जितने भी लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए
तुम लोग ये वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि अब वीडियो के आगे स्पॉइलर शुरू होने वाले हैं एंड मैं तुम लोग को मानवा से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। अगर तुम लोग अपना मजा खराब नहीं करना चाहते, तुम लोग नहीं चाहते कुछ भी ऐसा जानना जो एनिमे में अभी तक नहीं दिखाया हो, तो तुम लोग ये वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, भागो यहाँ से और दूसरे वीडियो में आ जाना। बेइज्जती नहीं कर रहा, प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर तुम लोग को सिस्टम का ओरिजिन जानना है तो तुम लोग को सबसे पहले रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में जानना होगा, जो कि अगर तुम लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है, चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, अगर तुम लोग उसको चेक कर लेना, मैं तुम लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी के लिए तुम लोग बस इतना जान, एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब अर्थ जो है यानी कि अपनी जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी और अपने रूलर्स चाहकर भी इस चीज को नहीं रोक पा रहे थे, चाहे वो कितना ही कुछ ट्राई क्यों ना कर ले। इसीलिए उन्होंने एक चीज सोची और वो चीज ये थी कि अर्थ के जो लोग हैं उनको हम लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट से थोड़ा रूबरू करवा दें, ताकि उनको पता चल जाए कि जब भी ऐसी चीजें आएंगी तो उन्हें कैसे प्रिपेयर रहना है। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड पर डंजन्स खोल दिए और मैजिकल बीस्ट भेज दिए। लेकिन इससे भी जब काम नहीं बना तो रूलर्स ने ये चीज डिसाइड करी कि वो खुद ही रीइंकार्नेट हो जाएंगे ह्यूमंस के अंदर, ताकि जब वक्त आएगा तो वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। और जब ये सारी चीजें हो रही थी, मतलब रीइंकार्नेशन चल रहा था, तो सारे रूलर्स को अपना अपना वेसल मिल चुका था कि भाई मैं इसके अंदर रीइंकार्नेट होऊंगा, मैं उसके अंदर रीइंकार्नेट होऊंगा। लेकिन यहीं पर बात अगर अटक गई अपने एशबर्न के ऊपर, क्योंकि उसको कोई भी वेसल नहीं मिल सका जो कि उसकी शैडो मोनार्क वाली ताकतों को संभाल सके। इसीलिए उसने ये काम दे दिया आर्किटेक्ट को। आर्किटेक्ट को जाकर उसने ये कहा कि भाई तुझे मेरे लिए एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो मेरी सारी ताकतों को संभाल सके, और अगर तुझे ऐसा बंदा नहीं मिलता तो क्रिएट कर एक ऐसा बंदा बना जो मेरी ताकतों को संभाल सके और मेरी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करे। लेकिन जब ये चीजें इन दोनों के बीच में चल रही थी तो आर्किटेक्ट ने अपने एशबर्न के साथ एक प्रॉमिस किया, एक समझौता किया, एक सौदा किया कि भाई मैं तेरे लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरे लिए ये करना होगा। एंड वो चीज मैं भूल रहा हूँ अभी के टाइम पे क्या थी, अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एशबर्न इस चीज के ऊपर एग्री कर गया और उसने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा ऐसा, और बदले में तू मेरे लिए एक परफेक्ट वेसल बना। और अपने इसी प्रॉमिस के बाद से आर्किटेक्ट लग गया भाई अपने परफेक्ट वेसल को ढूंढने के लिए। एंड एक पॉइंट पर जाकर उसकी नजर पड़ी जिन्वू के ऊपर। जिन्वू को उसने इसलिए चुना क्योंकि जिन्वू की लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आया हो जब वो एकदम मरने के करीब था, तब ही उसने अपनी मौत को चकमा दे दिया था और वो हमेशा जिंदा बचकर वापस आ गया था। जिन्वू की जो लाइफ थी उसकी शैडो मोनार्क वाली पावर्स मिलने से पहले वो हर बार ऐसी रही कि ये बंदा लाइफ में सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी ये कभी मरा नहीं। ये हर बार मौत को सामने से देखकर आया है और मौत को इसने डिनाई कर दिया कि जा मैं तेरे पास आता ही नहीं। और ये चीज देखकर आर्किटेक्ट समझ गया था कि अगर शैडो मोनार्क की ट्रू पावर्स को कोई संभाल सकता है तो वो यही बंदा है। लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जिन्वू की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कम थी कि वो शैडो मोनार्क्स की ताकतों को एक साथ नहीं संभाल सकता था। इसीलिए आर्किटेक्ट ने सिस्टम को क्रिएट किया ताकि सिस्टम उसकी फिजिकल एबिलिटीज को एनहेंस करे, उसकी मेंटल एबिलिटीज को एनहेंस करे और जिन्वू को इस काबिल बनाए कि वो सारी शैडो मोनार्क्स की ताकतों को संभाल ले। और जिस मोमेंट पर जिन्वू उन सारी ताकतों को संभालने के लायक हो गया, उस पॉइंट पर एशबर्न खुद आया और उसने अपनी सारी ताकतें जिन्वू के अंदर ट्रांसफर कर दी। लेकिन यही वो मोमेंट था जब एशबर्न का आर्किटेक्ट से किया वो वादा टूट गया। आर्किटेक्ट नहीं चाहता था कि एशबर्न अपनी सारी ताकतें जिन्वू को दे दे, वो चाहता था कि एशबर्न जिन्वू को बस इस्तेमाल करे। वो ये नहीं चाहता था कि अपनी सारी ताकतें एशबर्न जिन्वू को दे दे। इसीलिए जब एशबर्न ने अपनी सारी ताकतें जिन्वू को दे दी तो आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया एंड उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई एशबर्न तूने मेरे साथ धोखा किया है। बस यही थी पूरी कहानी आर्किटेक्ट और सिस्टम की। देखो मैं जानता हूँ मैंने तुम लोग को आर्किटेक्ट के बारे में पूरा नहीं बताया, क्योंकि आर्किटेक्ट एक अलग चीज है। उसके बारे में अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो उसके अंदर भी काफी सारी स्टोरीज आती हैं जिनमें अपना जिन्वू और आर्किटेक्ट की फाइट भी आ जाएगी, एशबर्न और आर्किटेक्ट के बीच में जो समझौता हुआ था वो भी आ जाएगा, एंड ये एक्चुअली मैं चाहता क्या था वो भी इस चीज के अंदर आ जाएगा। तुम लोग अगर चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स आता है तो ही। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने कहा था छोटा होगा, शायद थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया हो, मुझे पता नहीं, एडिटिंग करने के बाद पता चलेगा कैसा है। बाकी तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा। बाकी तब तक के लिए वही अपना सायोनारा, मिलते हैं फिर।